हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। मतलब अपरिमेय संख्याएं जो हैं इनको हम नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे करते हैं, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करें, ये हमारा आज का टॉपिक है बच्चों। देखते हैं तो फिर हम लोग। तो बच्चों, अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करें कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। एक बात तो ये होती है कि वो संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती अपरिमेय संख्या होती है। फिर हम ये कह सकते हैं कि वो अशांत, वो संख्या, ठीक है ना, वो दशमलव प्रसार जो अशांत अनावर्ती हो, ठीक है ना, अशांत हो और अनावर्ती हो, उसको एक होता है। जैसे मैं बात करूं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं तो वास्तविक संख्या बच्चों होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये वास्तविक संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों। अब जो परिमेय संख्या होती है वो कौन कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं जो होती हैं हमारी वो कौन कौन सी हैं? एक तो है गैर दशमलव संख्याएं, गैर दशमलव संख्याएं। और दूसरी है हमारी दशमलव संख्याएं। तो सारी की सारी गैर दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं और इनको संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है, और मैंने संख्या रेखा पर व्यक्त करना बताया है इनको। और इनको इनको संख्या रेखा पर व्यक्त करना तो बहुत आसान होता है, सीधी नंबर लाइन की 1 2 3 1 2 3 डाल दिया, हो गया, कहानी खत्म। और दशमलव संख्या को भी मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। अब दशमलव संख्या होती कौन कौन सी है? एक होती है शांत दशमलव संख्या और एक होती है अशांत। अशांत। अब अशांत में भी दो टाइप हैं, अशांत में भी दो टाइप हैं। अशांत में जो दो टाइप हैं उसमें से एक है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और दूसरा है अशांत अनावर्ती। अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत अना और ये ऊपर वर्ती, अशांत अनावर्ती। ये संख्याएं तो कौन सी हैं? 0 1 2 और इसी प्रकार इधर आगे, और इधर -1 -2 -3 और इसी प्रकार इधर आगे। ये आप जानते हो 1.5 1.25। इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीख चुके, इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीख चुके और इसको भी सीख चुके। ये कौन सी होती हैं? ये वाली, ये देखें बच्चों, ये वाली, ये कौन सी होती हैं? 1.2 2 1 5 1 5 और इस तरह से चलती चली जाती हैं। 1 5 1 5 1 5 1 5।
और ये कौन सी होती है, ये भी चलती चली जाएंगी। लेकिन यहां पर सेम ये 1515 जो है, ये 1515 की जो साइकिल है ये खुद को बार बार रिपीट कर रही है 151515। लेकिन यहां कैसा होगा 1.21032151, अब ये इस तरह से चलता चला जाएगा और रिपीट भी नहीं होगा कहीं भी। ऐसा नहीं है कि कुछ संख्याओं का समूह, कुछ अंकों का समूह, सॉरी बच्चों, कुछ अंकों का समूह खुद को दोहराने लगे, ऐसा यहां नहीं होगा। लेकिन यहां ऐसा होगा कि कुछ संख्याओं का समूह या एक ही कुछ अंकों का समूह या एक ही अंक खुद को दोहराना शुरू कर देगा, या कुछ अंकों का समूह यहां पर दोहराना शुरू कर देगा। इस कैटेगरी में या तो कुछ अंकों का समूह दोहराना शुरू कर देगा या फिर कोई एक ही अंक भी खुद को दोहरा सकता है, जैसे कि 1.3333 इस तरह से। ठीक है ना बच्चों, ये तो मैंने एक तरह से पूरा सब कुछ रिवाइज करा दिया जो मैं पहले बता भी चुका हूं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं हमारी, ये वाली, ये देखें बच्चों, ये जो संख्याएं हैं ये परिमेय हो गई, ये सारी संख्याएं परिमेय हो गई हमारी, ये वाली इतनी संख्याएं बच्चों हमारी परिमेय हैं, ये संख्याएं हमारी हैं परिमेय, ये परिमेय संख्या है। और ये जो अशांत, ये वाला जो है अशांत अनावर्ती, ये जो है अशांत अनावर्ती है, ये इस कैटेगरी में आता है बच्चों। इसमें यहां पर अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या होती है कौन सी, जो अशांत अनावर्ती होती है। और यही संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। और ये सारी की सारी चाहे गैर दशमलव संख्याएं हो या फिर शांत दशमलव हो या फिर अशांत आवर्ती दशमलव हो, ठीक है, शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव और गैर दशमलव संख्याएं, ये सब की सब परिमेय संख्याएं होती हैं और ये P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। और यहां पर ये अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जो अशांत अनावर्ती होता है दशमलव प्रसार, ठीक है ना, ये जो अशांत अनावर्ती होता है दशमलव प्रसार, ये जो संख्या होती हैं इन्हीं को अपरिमेय संख्या कहते हैं और ये P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती कभी भी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो हमारी दो टाइप की हो गई, एक हो गई परिमेय संख्या और एक हो गई अपरिमेय संख्या बच्चों। अब जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर व्यक्त की जाती हैं, या हम ये कहें कि व्यक्त की जा सकती हैं। मतलब यह है कि वास्तविक संख्याएं जो हैं, वास्तविक संख्याएं संख्या रेखा पर व्यक्त की जा सकती हैं, चाहे वो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, संख्या रेखा पर व्यक्त की जा सकती हैं। अब जरा देखें कि परिमेय संख्या कौन सी हो गई, जो मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 और इसी तरह चलती चली जाती है। और एक होती है पूर्ण संख्या 0 1 2 3 और ये भी चली जाती है। और एक होती है पूर्णांक जो कि होता है 0 1 2 3 और ये भी चली जाएगी। और इधर लेफ्ट में -1 -2 -3 और ये भी इधर चलती चली जाती है। ये परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, हम देख सकते हैं कि 1 है तो 1/1 कहा जा सकता है, 2 है तो 2/1 भी कहा जा सकता है, 3 है तो 3/1 भी कहा जा सकता है। अपॉन का मतलब क्या होता है, अपॉन का मतलब, अपॉन में जो लिखा हुआ है एक, इसका मतलब होता है कि इस एक का 3 में भाग, और एक का 3 में भाग दोगे तो 3 ही आ जाएगा। इसका मतलब 3/1 या 3 एक ही बात है, या 2/1 या 2 एक ही बात है, 1/1 या 1 एक ही बात है। तो हम कह रहे हैं कि P/Q के रूप में लिख दिया, इसलिए ये परिमेय संख्या है। या मैं बोलूं कि 1.3, मैं कह रहा हूं कि ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि ये है शांत दशमलव, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं इसको 13/10, ये मैंने बताया। इसका मतलब 2/3 7/5 या फिर -2/7, ये सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या हैं, या -11/4, ये हमारी परिमेय संख्याएं हो गई। ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं हो गई, ठीक है ना। ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के अंदर कौन सी है, ये प्राकृतिक संख्या है। जैसे मोबाइल के अंदर
नोकिया का मोबाइल, और नोकिया के मोबाइल के अंदर फिर नोकिया के मोबाइल के अंदर अलग अलग नोकिया के मोबाइल, या मोबाइल के अंदर सैमसंग का मोबाइल और सैमसंग के अंदर भी अलग अलग सैमसंग के मोबाइल। इसी तरीके से ये जो संख्या है, ये वाली प्राकृतिक संख्या, ये जो प्राकृतिक संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, मतलब ये सारी परिमेय संख्याओं के अंदर अंदर कैटेगरी हो गई कि प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, और ये भी परिमेय संख्या है। ये सारी परिमेय संख्याएं जितनी भी p बट्टे q के रूप में लिखी जा सकती हैं। अपरिमेय संख्याएं बच्चों कौन सी होती हैं? जो इस तरह की होती है जैसे 0.121013017098232 इस तरह से ये चलती चली जा रही है। तो ये संख्या, ये यहां पर कोई भी अंक खुद को दोहराना, एक साइकिल की तरह खुद को दोहराना चालू कर देता अगर, तो फिर ये अशांत आवर्ती दशमलव हो जाता। अशांत होता लेकिन आवर्ती हो रही होती। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं 0.123791237912379, ये चलता चला जा रहा है। लेकिन 12379 यहां पर ये 5 अंकों का समूह एक साइकिल की तरह खुद को दोहराता 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 चला जा रहा है। इसलिए ये जो संख्या है इसको हम कहेंगे, कौन सा है ये है अशांत आवर्ती हो रही है, अशांत आवर्ती है ये। और अशांत आवर्ती जो होता है वो परिमेय संख्या नहीं होता, बल्कि वो होता है अपरिमेय संख्या। ये है क्या? ये है अपरिमेय संख्या। ये क्या है? ये है अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, ये अपरिमेय संख्या, ये इधर की कैटेगरी की है ये। ठीक है ना? हाँ, एक सेकेंड। लेकिन यहां पर कोई भी साइकिल की तरह कोई भी अंक खुद को दोहरा नहीं रहा। एक साइकिल के पैटर्न की तरह खुद को कोई दोहरा रहा हो, या कोई अंक हो सिंगल, जैसे कि 3.77777777, यहां 77 एक ही अंक खुद को बार बार दोहरा रहा है। और अगर मैं कहूं 11.374 यहां अंकों का समूह है, 3 अंक का समूह है, ग्रुप है यहां पर। ठीक है ना? यहां ये ग्रुप खुद को बार बार दोहरा रहा है। तो ये जब दोहरा रहा होता है, ये चाहे एक अंक खुद को दोहरा रहा हो या फिर 2 या 2 से ज्यादा, कितने भी ज्यादा अंक हों, लेकिन खुद को अगर वो दोहराना चालू कर देते हैं तो फिर वो होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और फिर वो होता है परिमेय संख्या के अंतर्गत, फिर वो परिमेय संख्या हो जाती है। तो ये दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं। और ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, जहां रिपीट नहीं हो रहा, खुद को रिपीट नहीं कर रहा, खुद को नहीं दोहरा रहा, ठीक है ना, तो ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। इस तरह भी हो सकती है, जैसे कि 3.141529871925011029 इस तरह से। तो ये भी कैसा दशमलव प्रसार है? ये है अशांत है, अशांत है, रुक नहीं रहा है, अशांत है। जैसे 1.3 है, ये तो रुक गया, तो ये शांत है। और ये 3 पॉइंट ये चलता चला जा रहा है, तो ये है अशांत। अब अशांत में भी कौन सी कैटेगरी है? अशांत में आवर्ती है या अशांत में अनावर्ती है? तो बच्चों यहां पर अशांत में अनावर्ती है ये। अशांत आवर्ती कौन सा होता? अगर 3.777777 इस तरह चलता जाता तो हम कहते, इसको क्या कहते कि ये है अशांत आवर्ती और ये है अशांत अनावर्ती। ये फर्क है दोनों में, और इसी फर्क की वजह से ये जो है इसको हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। मैंने लिखना दिखाया भी है, बट्टे में 9 आता है, कभी 90 आता है, कभी 99 आता है, इस तरह से। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो, तो वहां आपको मिल जाएगा ये कि किस तरह से हम इसको p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। p बट्टे q के रूप में लिखना हमने आपको सिखाया है बच्चों। ये संख्याएं p बट्टे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ठीक है ना। अच्छा, और हम समझते हैं कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। जैसे कि वर्गमूल 1, इसका तो अगर 1 का वर्गमूल लो तो 1 आ जाता है। वर्गमूल 2,
2। 2 का वर्गमूल जो होता है वो दशमलव में आता है, और दशमलव भी कैसा होता है? दशमलव भी होता है वो अशांत अनावर्ती दशमलव होता है, ठीक है ना, अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। मतलब कि ये है कि अगर हम अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालें, एक तो होती है पूर्ण वर्ग संख्याएं, तो पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 4, 9, 16, ये कौन सी होती हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं। अगर हम इनका वर्गमूल निकालें, एक का वर्गमूल 1 हो गया, और हम 4 का वर्गमूल निकालें तो इसका वर्गमूल 2 हो गया, और हम इसका वर्गमूल निकालें तो इसका वर्गमूल 3 हो गया, इसका वर्गमूल निकालें तो इसका वर्गमूल 4 हो गया। लेकिन यहां पर हम 2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, आएगा लेकिन किस में आएगा? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार आएगा इसका, ठीक है ना, अशांत अनावर्ती। जैसे कि एक उदाहरण बता रहा हूं कि √2 का मान कैसे होगा? 1.1412987015892317401, इस तरह से एक उदाहरण के तौर पर कि √2 का मान कुछ इस प्रकार से आता है। √2 का मान कुछ इस प्रकार से आता है बच्चों, और इसलिए √2 कैसी संख्या? रूट के अंदर ये जो 2 लिखा हुआ है वो कैसी संख्या है? रूट के अंदर 2 है अपूर्ण वर्ग संख्या। कैसी संख्या है? रूट के अंदर जो 2 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वो अपूर्ण वर्ग संख्या है। रूट के अंदर जो अपूर्ण वर्ग संख्या होती है, अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल परिमेय संख्या होता है बच्चों। तो बच्चों ये तो हो गई हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं, 1, 4, 9, 16। 1, 4, 9, 16 तो हमारी हो गई पूर्ण वर्ग संख्याएं। 1, 4, 9, 16, 25, ठीक है, 36। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये हमारी हैं पूर्ण वर्ग संख्या। ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसको कह सकते हैं 2 का स्क्वायर, हम इसको कह सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको कह सकते हैं हम 4 का स्क्वायर, इसको कह सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसको कह सकते हैं हम 6 का स्क्वायर, इसको कह सकते हैं हम 7 का स्क्वायर। और अगर हम इनका वर्गमूल लें तो ये तो सिंपल हो जाएगा, ये तो 1 बचा। अगर हम इसका वर्गमूल लें तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, 2 बचेगा। अगर हम इसका वर्गमूल लें तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा तो 3 बचेगा। और अगर हम इसका वर्गमूल लें तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा तो हमारा 4 बचेगा। अगर हम इसका वर्गमूल लें तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा तो हमारा 5 बचेगा। अगर हम इसका वर्गमूल लें तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा और हमारा बचेगा 6। और हम अगर इसका वर्गमूल लें तो ये और ये कैंसिल, हमारा बचा 7। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्याएं हैं ये तो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है ना। इनका वर्गमूल तो हमारा इनका जो वर्गमूल निकालते हैं तो वो वर्गमूल जो आता है वो गैर दशमलव संख्या आता है। लेकिन अगर मैं इनका वर्गमूल निकालूं, इसका वर्गमूल निकालूं, 2 का वर्गमूल निकालूं, 3 का वर्गमूल निकालूं, 5 का वर्गमूल निकालूं, 6 का वर्गमूल निकालूं, 7 का वर्गमूल निकालूं, तो इनके जो वर्गमूल आएंगे वो गैर दशमलव संख्या नहीं आते बल्कि दशमलव संख्या आता है। और दशमलव भी कौन सा वाला दशमलव संख्या आता है? दशमलव भी कौन सा आता है? अशांत आएगा, अशांत अनावर्ती दशमलव आएगा, अशांत अनावर्ती दशमलव आएगा, अशांत अनावर्ती दशमलव आएगा। कौन सा दशमलव आएगा? अशांत अनावर्ती दशमलव आएगा। इसलिए बच्चों ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं जो हैं, इसलिए इन संख्याओं को, क्योंकि इन संख्याओं का वर्गमूल, ठीक है ना, जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा? अशांत दशमलव, गैर दशमलव नहीं बल्कि दशमलव संख्या आएगा। और कौन सी दशमलव संख्या आएगा? दशमलव कौन सा आएगा? अशांत अनावर्ती दशमलव आएगा। और इसीलिए इन संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसीलिए हम इन संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो बच्चों अपरिमेय संख्या, मैं ये कह सकता हूं कि ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। कौन सी? देखना जरा, अपरिमेय संख्या बराबर वर्गमूल ले लेते हैं हम लोग जो पूर्ण वर्ग ना हो, जो पूर्ण वर्ग न हो। अच्छा, अब मैं आपको जरा समझा दूं कि ये है पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्या, और मैं कह रहा हूं जो पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो। इधर मैं लिख रहा हूं पूर्ण वर्ग संख्याएं और मैं इधर लिख रहा हूं पूर्ण वर्ग ना हो। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी हैं? तो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं बच्चों 1, 4,
9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। इसी प्रकार से चलती चली जाएगी। मतलब 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 छंग 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 ढाई 100। ऐसे 11 × 11 121। इसी प्रकार चलते चले जाते हैं। तो ये संख्याएं बच्चों हमें छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाता है कि ये संख्याएं बच्चों पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं ये। अब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग ना है, पूर्ण वर्ग ना हो। तो पूर्ण वर्ग ना हो का मतलब हुआ कि 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17। ये जो संख्याएं मैंने लिखी हैं ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर मैंने इन संख्याओं को ऐसे बहुत सारी हैं, अनगिनत है, इन संख्याओं को अगर मैंने यहां लिख दिया, यहां रूट के अंदर लिख दिया, इन संख्याओं को अगर मैंने रूट के अंदर लिख दिया तो बच्चों हम इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। कहने का मतलब ये है अगर मैं इनको यहां रख दूं तो ये हो जाएगा रूट में 2, रूट में 3 और रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 6, रूट में 7, रूट में 8। और ये बच्चों में इसी तरह से अगर लिखता चला जाऊं तो बच्चों ये कौन सी संख्याएं हमारी, ये है अपरिमेय संख्या। ये बच्चों ये संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं, ये सारी संख्याएं अपरिमेय हैं, क्योंकि जो पूर्ण वर्ग ना हो उनका मैंने वर्गमूल ले लिया। और अगर मैं इनका वर्गमूल लेने बैठ जाऊंगा जैसे अंडर इस तरह से, तो ये तो 1 ही रह जाएगा। ये तो अगर मैं इसको लिखूं 4, ठीक है ना, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसका मान हम जानते हैं, 4 का वर्गमूल 2 होता है। और इसका भी जानते हैं, इसका कितना हो जाएगा, 3 होता है, इसका 3 होता है, इसका 3 होता है। तो बच्चों ये संख्याएं जो है ना हमारी, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याओं का जब हम वर्गमूल लेते हैं तो वो तो आ जाती हैं हमारी गैर दशमलव संख्याएं, वो तो गैर दशमलव संख्याएं, और गैर दशमलव संख्याएं तो फिर परिमेय संख्याएं होती हैं। गैर दशमलव संख्याएं तो बच्चों फिर परिमेय संख्याएं होती हैं ना, ये बात है। जो गैर दशमलव संख्याएं हैं वो तो सारी परिमेय संख्या हो गई, है ना। अच्छा, तो जो पूर्ण वर्ग ना हो उनका जब हम वर्गमूल लेते हैं, तो वो संख्याएं हमारी होती हैं अपरिमेय संख्याएं, वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं बच्चों। तो बच्चों मैंने आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को बहुत अच्छे से और दोबारा समझा दिया है। अब जिस टॉपिक को मैं पढ़ाने आया था असल में वो तो था अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर व्यक्त करना, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करना या संख्या रेखा पर निरूपण, ठीक है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है हमें, किसको, इर्रेशनल नंबर को, अपरिमेय संख्या को। ये हमारा मेन टॉपिक है। अब ये देखते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। एक चीज़ बच्चों, इसमें एक चीज़ रह गई, वो और सुन लें ज़रा, क्षमा चाहते हैं बट एक चीज़ और सुन लें, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों क्या रह गया। हम बात करते हैं कि ये है एक सर्कल है, ये है बच्चों हमारे पास वृत्त है बच्चों ये। अब मैं ये कह रहा हूं बच्चों आप लोगों से कि इस वृत्त के अंदर अगर मैं इस वृत्त की ये जो किनारी है ना, ये इसको मैं मेज़र करूं इस तरह से, ऐसे करके मैंने इसको मेज़र किया, इस किनारी को, वृत्त में मैंने इस किनारी को मेज़र किया कि ये कितनी है। इसको जब हम मेज़र कर लेते हैं तो इस किनारी के मेज़रमेंट को, ठीक है ना, कि सर्कल में ये जो लाइन है, ये लाइन जो कैसी है, जो वक्राकार है, सीधी नहीं है, वक्र के आकार की है, ये है कितनी। अगर मैं यहाँ से चला और यहीं आ गया तो ये है कितनी। या फिर मैं ये कहूँ कि मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, और सीधी कर ली, यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, कट, और ये इसको मैंने कर लिया सीधा, ये, और मैंने इसको मेज़र कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है। जो मैं मेज़र करूँगा, जो मैं इसको माप लूँ कि यहाँ से हम चालू हुए और यहीं आकर ठहर गए तो हमने कितना दूरी तय कर ली, ये मैं नाप लूँ कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आया तो मैं ये नाप लूँ। इसी की नाप को, इसी के माप को, इसी के मेजरमेंट को हम कहते हैं बच्चों परिधि। क्या बोलते हैं बच्चों, परिधि। इसी के मेजरमेंट को कहते हैं बच्चों हम लोग परिधि। और हम जानते हैं बच्चों कि इस वृत्त के अंदर यहाँ केंद्र होता है,
और केंद्र से यहां तक की दूरी तो हम कहते हैं त्रिज्या, और इस पूरी दूरी को हम कहते हैं बच्चों व्यास। इसको कहते हैं बच्चों व्यास। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अब बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि हम परिधि भी समझ गए, ये है परिधि, ये है परिधि, हम परिधि भी समझ गए और हम व्यास भी देख पा रहे हैं कि व्यास क्या होता है। हम व्यास भी देख पा रहे हैं कि व्यास क्या होता है। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी समझने की है। मैं आपको बात ये बता रहा हूं कि मैंने ना इस तरह से कई सारे वृत्त ले लिए, कई सारे सर्कल ले लिए। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक 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 ये है। इसके अंदर ले लो, एक 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 एक। इन सब सर्कल का व्यास अलग है ना बच्चों। इन सब सर्कल का, इन सब वृत्त का व्यास अलग है। इन सब वृत्त का व्यास अलग है बच्चों। इन सब वृत्त का व्यास अलग है बच्चों। इन सब वृत्त का व्यास अलग है और इन सब वृत्त का व्यास अलग है और इनकी परिधि भी अलग होगी। अगर मैं ये यहां से लेके यहां तक नापूं और ये यहां से लेके यहां तक नापूं तो ये अलग अलग निकल के आएगा ना बच्चों, अलग अलग निकल के आएगा, है ना। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? नहीं आ रहा? आ रहा है। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग कि मैं क्या बता रहा हूं यहां पे? ठीक है ना, कि मैंने दुनिया के सारे व्रत ले लें, आप दुनिया के सारे व्रत ले लें, छोटे से छोटा व्रत और बड़े से बड़ा व्रत, सारे व्रत ले लें। एक बात सारे व्रत में कैसी है? समान आती है। एक बात ऐसी आती है सारे व्रत के अंदर, एक बात है जो समान आती है। एक बात क्या है? समान आती है। सारे व्रत के अंदर एक बात समान आती है। एक बात समान आती है। क्या बात समान आती है? अगर हम दुनिया के किसी भी व्रत में, किसी भी व्रत की परिधि में, दुनिया के किसी भी व्रत की परिधि में, दुनिया के किसी भी व्रत की परिधि में, दुनिया के बहुत सारे व्रत होंगे, उनकी परिधि नाप लो आप, नाप लिया आपने। अगर हम परिधि में व्यास से भाग लगाएं, व्यास से भाग लगाएं तो एक नंबर आता है 3.14 करके चलता चला जाता है, चलता चला जाता। कोई नहीं ढूंढ पाया कि, और ये बात कंफर्म है कि कोई भी दुनिया की कोई भी व्रत लो और उसकी परिधि नाप लो और उसी का व्यास नाप लो। जैसे मैंने ये सर्कल लिया, अगर मैंने ये सर्कल लिया तो इसी की परिधि ले लूं और इसी का व्यास ले लूं। इसकी परिधि में इसके व्यास से मैं भाग लगाऊं तो 3.14 और इस तरह से आएगा। और मैंने अगर ये सर्कल ले लिया, ये सर्कल ले लिया और अब इस सर्कल में क्या करूं मैं कि इसकी परिधि नाप लूं और इसका व्यास नाप लूं और फिर भाग लगाऊं परिधि में व्यास से, तो फिर यही आएगा 3.14, ऐसे करके चलता चला जाएगा। मतलब 3.14 करके जो आएगा वो आएगा अशांत, अशांत दिख रहा है बच्चों, अशांत अनावर्ती आएगा, अनावर्ती अशांत आएगा। अशांत के साथ कैसा है वो? अशांत अनावर्ती आएगा। और एक बात ये है कि बदलेगा नहीं, ये बार बार 3.14 करके ही आएगा। अगर मैं यहां पे, मैंने क्या बोला कि मैं इसकी परिधि ले लूं और इसका व्यास नाप लूं, इसकी परिधि ले लूं ये और इसका व्यास नाप लूं ये, और परिधि में व्यास से भाग लगाऊं तो ये ही आएगा। और अगर मैं इसकी परिधि ले लूं, अब इसकी परिधि तो अलग है, इसकी परिधि ले लूं और इसका व्यास ले लूं, अब इसकी परिधि में इसके व्यास से भाग लगाऊं तब भी यही आएगा। अगर मैं इसकी, ये जो अंदर है, अंदर वाला अंदर, इसकी परिधि ले लूं और इसका व्यास ले लूं, इसकी परिधि में इसके व्यास से भाग लगाऊं तब भी यही आएगा। अगर मैं इसकी परिधि लूं, इसकी ये दिख रहा है बच्चों आप लोग को, इसकी परिधि में अगर मैं इसके व्यास से भाग लगा दूं तो फिर से बच्चों यही आएगा, यही आएगा, ये दिख रहा है ना, यही आएगा। और ये बार बार समान आता है। यही चीज क्या है कि समान आती है। व्रत दुनिया के अलग अलग ले लो, अलग अलग व्रतों में अलग अलग परिधि होगी, अलग अलग व्यास होगा, अलग अलग परिधि होगी, अलग अलग व्यास होगा बच्चों। लेकिन परिधि में जब आप व्यास से, किसी भी व्रत की परिधि में और उसी व्रत के व्यास से जब तुम भाग लगाओगे बच्चों तो ये आएगा 3.14 करके एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार आएगा और समान आएगा, बदलेगा नहीं, सब में एक समान आएगा, बदलेगा ही नहीं। जब ये समान आ रहा था, बदल ही नहीं रहा था, तो क्या कहा वैज्ञानिक ने? इसको एक नाम दे दिया। जैसे हम अपने इंग्लिश अल्फाबेट में पी बोलते हैं, ऐसे ग्रीक में, ग्रीक अल्फाबेट में होता है पाई, तो नाम दे दिया। जब तुम परिधि में बच्चों भाग लगाओगे कभी व्यास से परिधि में बच्चों कभी भी अगर भाग लगाओगे व्यास से तो ये आता है 3.14 करके आता है, चेंज ही नहीं होता। और इसी को हम कहते हैं बच्चों पाई, इसी को बच्चों हम कहते हैं पाई। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में तो आ ही रही होंगी।
और अगर बार बार देखेंगे, इसी तरह मैं बार बार समझाने की कोशिश करूँगा, आप बार बार समझने की कोशिश करोगे, तो कभी ना कभी तो आएगा, कहाँ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, आप बात समझ गए कि ये क्या बात, ये पाई क्या है। अब हम लोग ये समझते हैं ना कि पाई जो है ना, पाई की वैल्यू 22/7 है। हम लोग समझते हैं कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है। हम लोग ये समझते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 है, और रियल में ऐसा है नहीं। पाई की वैल्यू जो हम कहते हैं कि पाई की जो वैल्यू है 22/7, ये ना, ये इक्वल नहीं है, बल्कि ये है नियर है बहुत। पाई की वैल्यू इक्वल नहीं है, बल्कि पाई की वैल्यू 22, पाई की वैल्यू जो 22/7 है वो पाई का निकटतम मान है। पाई का निकटतम मान, पाई का निकटतम, निकटतम मतलब बहुत पास का, निकटतम मान है हमारा 22/7। निकटतम है, हाँ निकटतम मान है, ऐसा नहीं है कि यही है। ठीक है ना, क्योंकि अगर 22/7 और जो ये वैल्यू है ये दशमलव के 1-2 अंक तक तो सेम है बच्चों। ठीक है ना, हाँ दशमलव के 1-2 अंकों तक तो ये सेम है। जो पाई की वैल्यू हमारी है, जो मैंने अभी बताई थी आपको, और जो 22/7 को अगर हम इन दोनों के दशमलव को अगर हम देखें, ठीक है ना, जैसे कि जो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो समथिंग क्या होती है, 3.1415926 और इसी तरह से चलती चली जाती है। और जो 22/7 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो कितना आ जाता है बच्चों, तो ये आता है बच्चों हमारे पास 3.1428514, 3.1428 ये आता है बच्चों। ठीक है ना, तो ये हम देख रहे हैं कि यहां तक ये इतना सेम है, इतना सेम है, ये हम देख रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, ये देखा है हम कि ये इतना सेम है। तो असल में तो पाई की वैल्यू और जो 22/7 है वो तो अलग अलग है। असल में जो 22/7 है बच्चों, एक बात और, पाई क्या है आपका, पाई बच्चों है आपका, पाई बच्चों है अपरिमेय, अपरिमेय, पाई तो है अपरिमेय। ठीक है ना, ये जो 22/7 है ये बच्चों अशांत तो है, लेकिन इस पर तो बार लग जाता है, अशांत आवर्ती होता है, और अशांत आवर्ती होने की वजह से जो 22/7 है, 22/7 क्या है, अगर मैं यहां पाई की बात करूं, पाई की बात करूं, यहां बच्चों में लिख दे रहा हूं कि ये तो है अशांत, तो ये भी है, लेकिन ये है अशांत अनावर्ती, और ये भी अशांत है, ये भी अशांत है बच्चों, लेकिन ये है अशांत आवर्ती। और बच्चों हम जानते हैं कि अशांत अनावर्ती को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन अशांत आवर्ती को बच्चों हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जो 22/7 है, जो मैंने ये दिख रहा है आपको 22/7, ये तो अशांत आवर्ती है, तो ये तो बच्चों परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, 22/7 है बच्चों परिमेय संख्या, परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी दिख रही तो है आपको 22/7, परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो पाई है 3.1, ये एक स्पेशल केस है कि ये कब आता है, ये कब आता है, जब वृत्ताकार चीज हो कोई, या व्रत हो कोई, वृत्ताकार चीज हो कोई, या कोई व्रत हो, और उस व्रत में बच्चों व्रत की परिधि, व्रत की बच्चों कौन, व्रत की परिधि, व्रत की बच्चों किसमें, व्रत की परिधि में, व्रत की परिधि में बच्चों, जैसे यहां से हम चले, यहां से ये इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, तो ये तो हो गई व्रत की परिधि। व्रत की परिधि में जब हम व्रत के व्यास का भाग लगाएं, ये हो गया हमारा व्यास, ये हो गया हमारा व्यास, सेंटर से जा रहा है ये रेखा, ये हो गया व्यास। मतलब हम परिधि में, ये परिधि है, इस परिधि में इस व्यास से जब हम भाग लगाते हैं, परिधि, परिधि बटे व्यास बच्चों, परिधि बटे व्यास बच्चों होता है पाई, परिधि बटे व्यास, तो बच्चों परिधि बटे व्यास होता है पाई। आ रहा है समझ में, कोशिश कीजिए, आएगा, जरूर आएगा। ठीक है,
तो बच्चों अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण ये हमें सीखना है कि कैसे करें। इसके लिए बच्चों हमें पाइथागोरस थ्योरम का आना ज़रूरी है। तो बच्चों हम थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में समझें, ठीक है। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, ये अप्लाई होती है, ये लगती है समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, इसमें लगती है। इसके अंदर हम फिलहाल नाइन्थ के अंदर फिलहाल हम ये समझें कि इन तीनों भुजाओं के, इन तीनों साइड के, ठीक है ना, इस वाली लाइन का, इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का नेम क्या है, ठीक है ना। हाँ, इस भुजा का हिंदी में बोलते हैं भुजा, ये भुजा, इस भुजा का, इस भुजा का, इस भुजा का, इंग्लिश में बोलते हैं साइड। तो इस भुजा का जो नाम है, इस वाली भुजा का, इसका नाम है हमारा लंब। लंब, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और इसका नाम है आधार। आधार, बेस, और इसका नाम है बच्चों कर्ण, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, इस तरह से। अब इन तीनों साइड में आपस में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम समझेंगे, और उसी रिलेशन को, इन तीनों साइड में आपस में एक संबंध है, और उसी संबंध को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक का, साइंटिस्ट का नेम है, सिंपल बात है। तो ये हुआ बच्चों, देखें एक बार और देखें, ये हमारा है समकोण त्रिभुज। अच्छा, ये बात भी पढ़ाई जाती है, ये समकोण त्रिभुज नाम इसका क्यों है, और समकोण माने क्या होता है। समकोण, समकोण माने होता है 90 अंश, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर कोई ना कोई एक कोण 90 अंश का होता है। ये रहा 90 अंश का कोण, यहां पर ये रहा 90 अंश का कोण। 90 अंश के कोण की एक खास बात ये होती है कि इसको जब हम प्रदर्शित करते हैं तो ऐसे करके प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से, और बाकी के कोणों को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे, और 90 अंश के कोण को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे एल बना के, एल टाइप का बना के। ये खास बात है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात है कि ये लंब है, लंब, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। अरे समकोण त्रिभुज, ये नाम कहते हैं बच्चों हम इसको, समकोण त्रिभुज। इसका नाम है समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हम इसे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अच्छा, अब ये बात आती है कि इस लंब को हम सिर्फ और सिर्फ एक अल्फाबेट से प्रदर्शित करें, तो ये हो गया हमारा लंब मतलब L, और इसको कहूं मैं आधार मतलब A, और इसको कहूं मैं कर्ण मतलब K। कर्ण मतलब K,
ठीक है बच्चों, इतनी बात, इतना नोट कर लिए, समझ लीजिएगा। ये हटा देता हूँ मैं, ये। अब इसमें रिलेशन ये होता है कि अगर मैं कर्ण का स्क्वायर करूं, कर्ण का स्क्वायर, जो कर्ण का वर्ग होता है वो बाकी की जो दो बची हुई भुजाएं हैं इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अच्छा, एक बात और, इसमें कोई फर्क नहीं है कि अगर हम ऐसे लिख दें कभी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये दोनों बातें एक ही हैं। जैसे कि 2+3 और 3+2 में कोई फर्क नहीं होता, ऐसे ही आगे पीछे जोड़ में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क, ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना बच्चों? ओके, इतनी बात समझ आई। तो देखते हैं बच्चों कि किस तरह ये यहाँ लगा करेगी, किस तरह अप्लाई होगी। तो जैसे ये त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज, ये है हमारे पास समकोण त्रिभुज, ये है 90 अंश का कोण, ये है 90 अंश का कोण। अगर मैं कहूँ कि ये वाली भुजा मैं कह रहा हूँ 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर या किलोमीटर जो भी है, इससे फर्क नहीं पड़ता, कुल मिलाकर 3 मात्रक है, और ये है 4। और अब अगर मुझको ये वाली भुजा चाहिए, ये जो कर्ण है मुझे कर्ण चाहिए, तो मैं कर्ण कैसे निकालूंगा? तो मैं कर्ण निकालूंगा ऐसे कि मैं जानता हूं कि इसको, ये जो 3 है ना, ये 3, इस 3 को हम बोलते हैं, क्योंकि ये वाली लाइन है, और इस वाली रेखा को हम बोलते हैं लंब, लंब। और ये जो 4 है, क्योंकि ये वाली लाइन है, इस लाइन, इस वाली रेखा की लंबाई है, और इस रेखा की लंबाई को हम बोलते क्या हैं? बोलते हैं आधार ए। इसको लंब एल और इसको आधार ए। ठीक है ना बच्चों? तो अब हम क्या करेंगे? हम ये कह रहे हैं आपसे कि हमको ये के का अता पता है नहीं, कुछ के नहीं पता है, तो हमें के निकालना है। तो अभी जो मैंने ये इसके बीच में एल, के और ए के बीच में एक संबंध लिख के दिखाया था आपको डायरेक्टली, कि के का जो स्क्वायर यानी कि वर्ग, वो बराबर होता है एल का वर्ग प्लस, एल मतलब लंब का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर। ये अब हम यहाँ पर अगर सारी वैल्यूज लगा दें तो ये हुआ के का वर्ग बराबर एल का मतलब 3 का वर्ग प्लस ए का मतलब हुआ 4 का वर्ग, 4 का स्क्वायर। तो के का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 2, और इसका मतलब होता है 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 हम जानते हैं बच्चों हो जाता है 9। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 9। ठीक है, ये आप लोग को दिखाई नहीं दिया, देखिए 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 देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि 3 की पावर 2 है, इसका मतलब होता है जितनी पावर लगी हो उतनी ही बार मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 इंटू 3, 2 बार पावर लगी थी तो हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 3 इंटू 3 कितना हो जाता है? ये हो जाता है 9 बच्चों। तो ये आ गया 9, इस तरह आ गया ये 9 प्लस। अब यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि 4 की पावर 2 है, 4 का स्क्वायर है, ठीक है ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 बच्चों, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, और 4 इंटू 4 हमारा हो जाएगा बच्चों कितना? 16, 16। तो ये हो गया 16। अब 16 और 9 बच्चों हम लोग जोड़ लेते हैं, 16 और 9 हम जोड़ते हैं तो होता है बच्चों हमारे पास 25। के का वर्ग कितना आ गया? 25। अब बच्चों ये इधर वर्ग है, अगर मैं इस वर्ग को उधर ले जाऊं, बराबर के उधर, उल्टा चलेगा, वर्ग है इधर तो उधर वर्गमूल हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल। क्या है इधर? स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों, इधर जाकर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों के इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट 25, और इसकी वैल्यू होती है 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है बच्चों 5। इसका मतलब जो हमारा के आ गया वो कितना आ गया? के हमारे पास आ गया बच्चों कितना? 5 आ गया बच्चों। के हमारे पास 5 आ गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो इस प्रकार संबंध होता है इसमें, और इस प्रकार से हम भुजा प्राप्त कर लेते हैं, कोई भी जो बच रही होगी वो, ठीक है ना। इस प्रकार कभी भी समकोण त्रिभुज के अंदर 3 में से 2 भुजाएं, 2 साइड हमको दी हों, तो हम तीसरी साइड इसी तरीके से, यही हेल्प लगाकर और यही पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं बच्चों। इसी तरह इसे धीरे धीरे समझिए, आराम से समझिए।
और अगर नहीं समझ आए तो कमेंट कीजिएगा। ओके, तो बच्चों हम एक लेंगे यहाँ पर स्केल, और सबसे पहला काम करेंगे कि हम लोग एक संख्या रेखा को बनाएंगे। एक संख्या रेखा को बनाते हैं। तो बच्चों ये मैंने ड्रॉ की संख्या रेखा, ये आप अपनी मर्जी से जितना चाहो उतनी बड़ी कर सकते हो। ये की बच्चों, दिख रही है ये लाइन? ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँगा इस प्रकार के अंदर, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद, इस लाइन को खींचने के बाद अब हम यहाँ पर पॉइंट बनाते हैं। तो मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर कहीं भी हम ले सकते हैं एक पॉइंट, और उसको मैंने कह दिया 0, इसे मैंने 0 कह दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इससे यहाँ कहीं भी दूसरा पॉइंट लूँगा, फिर अगला, तीसरा, 4, 5, 6, 7 इसी तरह, लेकिन वो सारे पॉइंट आपस में इक्वल होने चाहिए। और सारे पॉइंट आपस में इक्वल करने के लिए मैंने प्रकार के अंदर, ठीक है, प्रकार के अंदर ये डिस्टेंस ले ली। अब इस डिस्टेंस से मैं आर्क लगाते जाऊँगा, इस लाइन को कट करते चला जाऊँगा। इसका जो ये नुकीला पॉइंट है प्रकार का, इसको रखूँगा मैं इस जगह, इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ, और इस पॉइंट पर रखने के बाद मैं एक ये कट लगा दूंगा। तो मैं इसको फिर बोलूँगा 1, इसको बच्चों फिर हम लोग बोलेंगे 1। तो ये हो गया आपका 1, ये हुआ बच्चों आपके सामने 1। अब मैंने यहाँ पॉइंट इस पर रखा, ठीक है। अब जो कट लगा था, अब उस कट पर मैंने प्रकार की नोक को रख दिया, इसको निडल को रख दिया, और फिर अगला कट लगाया। तो ये दोनों कट, जो ये गैप है और ये गैप है, ये इक्वल गैप होंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर नंबर 2 ले लेना है, और फिर मैं यहाँ पे रखूँगा। इसी तरह इसको हम आगे करते चले जाएंगे इसी तरह से बच्चों। और ये मैंने कहा 3, और फिर हम यहाँ आए और मैंने यहाँ पे रखा इसको, और इसे मैंने बोला बच्चों 4, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ रखेंगे इसको, और हम इसको बोलेंगे बच्चों 5। इस तरह से हम इक्वल लेते चले गए और आगे बढ़ते चले गए, और हमने ये संख्या रेखा के ऊपर नंबरिंग कर दी। अच्छा, जब तक नंबर लिखे नहीं जाएंगे तब तक नहीं कहा जा रहा कि ये संख्या रेखा। अब हम इसको कहेंगे कि ये एक संख्या रेखा है। अच्छा, जब 0 से हम दाईं ओर इक्वल डिस्टेंस आगे बढ़ सकते हैं, मतलब एक कदम फिर एक कदम फिर एक कदम फिर एक कदम, तो हम 0 से पीछे भी जा सकते हैं। तो पीछे जाने के लिए अब हम यहाँ रखेंगे इसको, और एक कट यहाँ लगा देंगे, और यहाँ रखेंगे इसको, और एक कट यहाँ लगा देंगे। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन दोनों पॉइंट पर, इन कट पर लिखेंगे, इस वाले पर -1 और इस पर लिखेंगे बच्चों -2। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से हमने ये लिख लिया। अब बच्चों हमारा काम क्या है? मेरा काम है कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो मैं अपरिमेय संख्या के अंदर, अगर आप देखते हैं कि वर्गमूल 1 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मान 1 हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें √2, तो √2 को जब हम हल करते हैं, भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो ये जो इसका दशमलव आता है, वो दशमलव प्रसार कैसा होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था, इसका दशमलव प्रसार होता है, एक तो अशांत होता है, दूसरा अनावर्ती होता है, खुद को रिपीट नहीं कर रहा होता बच्चों ये, ठीक है ना। तो ये इसी को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को ही हम संख्या रेखा के ऊपर निरूपित कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि इस √2 को हम यहाँ पर किस प्रकार निरूपित करें, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं इसके आगे कि किस तरह हम इसको करेंगे आगे। तो बच्चों √2 का पता लगाने के लिए कि √2 कहाँ है, किस जगह है, इसका पता लगाने के लिए बच्चों हम एक काम करेंगे। हम एक काम करते हैं कि √2 पाइथागोरस के अंदर किस, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसी क्या कंडीशन होगी खास जब √2 आएगा। तो अगर मैं इस लेंथ को 1 लूँ और इस लेंथ को भी 1 लूँ, तो मैं इसको बोलूँगा हाइपोटेनस। और सॉल्व करने का तरीका क्या है? मैंने बताया कि का स्क्वायर, मतलब इसको बोलूंगा मैं कर्ण। कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है बच्चों। तो जो कर्ण का स्क्वायर होगा, अब यहाँ पर लंब कितना है 1 है तो उसका स्क्वायर, प्लस आधार कितना है 1 है तो उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बच्चों, इस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा बच्चों। तो ये के स्क्वायर इक्वल्स टू इतना, के स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2। तो मैंने आपको बताया कि जब हम स्क्वायर को दूसरी साइड लेकर जाते हैं, बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, तो ये बन जाता है बच्चों वर्गमूल। तो ये हो जाएगा वर्गमूल। तो मैंने देखा कि √2 किस पोजीशन में, किस कंडीशन में आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने ये डिस्टेंस, यहाँ एक ये डिस्टेंस ले ली मैंने 1, जो 1 है ये,
ठीक है ना। ये डिस्टेंस मैंने 1 ली, ये, और ये आपको दिख रहा है ये 1 है, ये मैंने 1 ली। अच्छा, अब यहाँ पर ये 1 हो गया। इस पॉइंट पर मैंने एक 90 अंश का कोण बनाना है, 90 डिग्री का एंगल हमको यहाँ पे बनाना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये हमने लिया अपना प्रकार, और इसमें एक मिनिमम डिस्टेंस ले लें, इससे कम की इतनी डिस्टेंस हम ले लें। वैसे हम कितनी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बात है सिर्फ एक सुंदरता वाली, और कुछ नहीं है। तो हमने इतनी डिस्टेंस ले ली। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस पॉइंट पर तो रखेंगे प्रकार की नोक को, नुकीली वाली नोक प्रकार की, और इसे पकड़ के बच्चों हम लोग यहाँ पर इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से। अरे ये हमने ड्रॉ कर दिया। ये करने के बाद फिर हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से ये जो कट है, एक कट यहाँ लग चुका है, एक कट यहाँ लग चुका है। इस वाले कट से ये हमने एक चाप लगाया, और अब ये जो चाप इसको काट रहा था रेखा को, यहाँ पर हमने प्रकार की नोक लगाई, और एक आर्क, एक हमने चाप यहाँ लगा दिया। और फिर हमने इस ये जो आर्क लगा, ये जो यहाँ कट पॉइंट लग गया, इस बिंदु पर हमने फिर प्रकार की नोक को रखा, और इस ही चाप को हमने दोबारा से काट दिया, एक आर्क और लगा दिया, और फिर हमने यहाँ से यह 2 आर्क लगा लिए। अब हमने क्या करना है कि इन 2 चापों से भी हमें 2 चाप लगाने हैं। एक चाप हमने ये लगाया इसके ऊपर, और एक चाप बच्चों हम यहाँ पर इसको रखेंगे, यहाँ रखेंगे, और एक चाप बच्चों हम ये यहाँ लगा देंगे इस तरह से। इतना काम होने के बाद समझ आया होगा। अगर हम इसको प्रकार से ना, तो हम इसको चांदे से भी, प्रोट्रैक्टर से भी बना सकते हैं बच्चों। इसके बाद ये जो कट आया है ये वाला, और ये जो ऊपर कट आया है, इसको हम मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे बच्चों, यहाँ से इस तरह से। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमने ये लाइन लेनी है 1 की, ये इस तरह जो हम ट्रायंगल में भी देखते जाएं, ये ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में हमने ये लाइन ली 1 की, तो हमने ये लाइन भी 1 की लेनी है। और यहाँ से ये लाइन 1 की है, तब √2 आ रहा है, तो हमें यहाँ से इसके ऊपर भी 1 का इतनी ही डिस्टेंस का आर्क लगाना है। इसको हम यहाँ से मेज़र कर लेते हैं बच्चों, यहाँ से माप लेते हैं। इस तरह मैंने इसको नाप लिया। नापने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक आर्क यहाँ से लगा देंगे, एक चाप यहाँ से हम इसके ऊपर लगा देंगे बच्चों। ये इस तरह मैंने यहाँ लगा दिया। ये चाप बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा। ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये लेंथ अगर आपने कुछ ऐसी ली है तो जिससे कि ये बराबर यहाँ भी काट सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं है। इसके ऊपर भी जा सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं है। इतना होने के बाद बच्चों हम इस लाइन को, इस कट को इस 0 से मिला देंगे बच्चों। 0 से ये जो कट आया है आपका, ये इसको हम यहाँ मिला देंगे। ये मिला दिया बच्चों। अब आप लोग जानते हैं, मैं आपको एक बात समझाता हूं कि मैंने यहां से लेकर के ये, अब आपको बच्चों ये बात समझ आ रही है कि ये जो लाइन थी ये वाली, ये तो 1 थी, ये लाइन 1 थी, और ये भी 1 है गैप, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1 है। तो फिर ये जो लेंथ होगी पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल है, तो ये जो लेंथ होगी ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √2। ये लंबाई जो होगी बच्चों, ये हो जाएगी √2 लंबाई हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास ये √2 की लंबाई को हम नाप ले रहे हैं इसमें। इस √2 की जो लंबाई आई है बच्चों, इसी √2 की लंबाई को हम नाप लेते हैं। तो मैंने ये √2 की लंबाई को नाप लिया। ये देखिए बच्चों, नाप लिया। तो ये जो इसके अंदर लेंथ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है, ये कितना हो गया आप देखो, ये तो हो गया ना बच्चों √2। ये ही तो हमारा आया है बच्चों, कितना √2 आया है ना बच्चों। ये एक सेकंड, ये देखिए बच्चों, ये ही हमारा है √2। ये देखिए, ये हमारा √2 है। ये गैप जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो गैप है, यानी ये लाइन है, ये √2 की है। तो ये तो मैं अगर यहाँ से इस तरह से ये आर्क लगा दूं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है, ये जो गैप है, ये यहाँ से लेके यहाँ, ये √2 ही तो रहेगा। ये पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ आपको कि इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, या यहाँ तक की डिस्टेंस, या यहाँ तक की डिस्टेंस, क्योंकि एक सर्कल के अंदर सेंटर से ये सारी डिस्टेंस कैसी होती हैं,
सेम होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये त्रिज्या होती है बच्चों ये, और त्रिज्या एक वृत्त के अंदर सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं बच्चों। तो फिर यहाँ से ये, यहाँ से, क्योंकि ये भी एक वृत्त का ही पार्ट है, ऐसे कंप्लीट कर दिया जाए अगर इसको, क्योंकि ये डिस्टेंस अभी भी उतनी ही है, अगर इसको इस तरह से कंप्लीट कर दिया जाए, ऐसे करके कुछ इस तरह से कंप्लीट कर दिया जाए, तो बच्चों ये यहाँ से ये पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, इसी को तो हम त्रिज्या बोलते हैं। और एक वृत्त के अंदर सारी की सारी त्रिज्याएं बच्चों कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो फिर ये जो यहाँ पर ये जो लेंथ है, ये मैंने कितनी मेज़र की हुई है, ये मैंने इतनी मेज़र की हुई है, इतनी बच्चों, ये इतनी, और इतना है कितना आपको सामने दिख रहा है, ये √2 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे करके ऐसे एक आर्क लगाऊं, तो बच्चों आपके समझ ये आ रहा है कि यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस और यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस, ये सारी ये कैसी होंगी, ये सारी इक्वल होंगी। तो फिर ये जो पॉइंट आया, ये जो मैंने आर्क लगाया, ये जो मैंने त्रिज्या कंप्लीट की है, ठीक है ना, ये जो मैंने सर्कल थोड़ा यहाँ बढ़ाकर लाया हूँ, ये जो मैंने चाप लगाया है, हम लोग हिंदी में इसको चाप बोलते हैं, तो ये जो चाप जहाँ कट करा इस लाइन को, संख्या रेखा को, उसी जगह यही जो पॉइंट आया है ना बच्चों, इसी पॉइंट को हम बोलेंगे √2। तो इस प्रकार से बच्चों हम √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं।